गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सबका प्यारा सा जय सर फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है लिविंग वर्ड, उसको आज के इस लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं। छोटा सा चैप्टर है, एकदम 2 से 3 लेक्चर के साथ ही चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आज का एक छोटा सा जो पहला लेक्चर रहने वाला है, एक छोटे से लेक्चर के अंदर हम उसका पहला पेज देखने वाले हैं, पहला टॉपिक देखने वाले हैं। जिस पहले टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। वैसे इंपॉर्टेंट तो है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, लेकिन मैं हूं 6 पॉइंट लिखे हैं, 6 के 6 पॉइंट दिमाग में अगले सिर्फ 6 से 7 मिनट के अंदर फिट करके दूंगा। कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, पेन पेपर लेके साइड में बैठ जाओ। जितने नोट्स से आपके पीछे लिखे हुए हैं, आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं। यही नोट्स बेहतरीन तरीके से आपको एग्जाम में मदद करेंगे मार्क्स को एक्वायर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेंटेंस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। अभी इसमें पढ़ने क्या वाला है, सबसे पहले ये क्लियर करो। देखो, इंसान है और ये मार्कर है। आप मेरे को देख रहे हो, आप मार्कर को देख रहे हो, आप मेरे को देख रहे हो, आप मार्कर को देख रहे हो। कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? हाँ सर, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस दिखा रहा है कि आप जिंदा हो और ये मार्कर जिंदा नहीं है, इसके अंदर जान नहीं है। तो ये जो 6 प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ देखने वाले हैं, इसमें अपने को बस इतना ही देखने का है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती है जो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होती। वो चीजें उसके बॉडी के अंदर होती है, इसलिए हम उसको क्या नाम देते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम देते हैं। तो सबसे पहले माइंड में ये फिट कर लिया कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म जिंदा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों है, ये जो पॉइंट है यही आपको किस में दिया है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में दिया है कि जिंदा लोग ऐसा क्या करते हैं जिसके वजह से आप उन्हें कहते हैं कि वो जिंदा है। तो पहला पॉइंट क्या बोला है कि जितने भी जिंदा लोग हैं उनको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी की जरूरत रहती है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी ऑर्गेनिज्म को आप पकड़ लो, अगर उसको जिंदा रहना है तो 3 टाइम का खाने का चाहिए। वो 3 टाइम का खाना क्या करेगा, उसके बॉडी के अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि विदाउट एनर्जी, आप ही सोचो, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात छोड़ दो, आपके पास बढ़िया से एक गाड़ी है 10 लाख की, उसके अंदर डीजल डाल दिया, अभी वो डीजल खत्म हो गया, आपकी 10 लाख की गाड़ी एकदम प्रॉपर है, क्या वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं, क्योंकि उसको ईंधन चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, जो इंजन के अंदर पावर जनरेट करता है। तो ये जो अपनी मशीन है, इसके अंदर भी पावर चाहिए, और वो हमें किससे मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। लेकिन जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना रहता है, और उस डाइजेशन के प्रोसेस को हम और एक ऑप्शनल वर्ड में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो आपकी पहली सेंटेंस क्या बोलते हैं, फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज अ ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल एंड फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल्स। अभी देखो, पहली पॉइंट आपको क्या बोलता है कि जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत रहती है, एनर्जी की जरूरत रहती है, जो एनर्जी हम मेटाबॉलिज्म नाम के प्रोसेस से तैयार करते हैं। अभी आपकी ये जो मेटाबॉलिज्म है मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस है, वो ऐसी सीधी नहीं होती। इसको परफॉर्म करने के लिए आपको 2 स्टेप को परफॉर्म करना रहता है। पर जब ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गए कि आपका डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अभी मान लो कि आपने जो फूड खाया है, मान लो एक रोटी है, रोटी का टुकड़ा है, बराबर। अभी ये जो रोटी का टुकड़ा है, मेरे पेट के अंदर जाने से पहले मेरे दांत इसको चबाएंगे, छोटे छोटे टुकड़े में इसको कन्वर्ट करेंगे और फिर मेरे पेट के अंदर जाएंगे। लेकिन पेट के अंदर जाने के बाद भी ये इतना बड़ा टुकड़ा रह जाता है कि तुम्हारी जो सेल है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करती। तो आपको इसको एकदम छोटे छोटे टुकड़े में क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। तो सबसे पहले ये जो रोटी का टुकड़ा है उसको आप एकदम माइन्यूट टुकड़ों में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, मतलब उसको तोड़ोगे, उसको ब्रेक करोगे। और ये जो आप रोटी के टुकड़ों को और छोटे हिस्से में तोड़ रहे हो, इसी को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। मतलब कैटाबॉलिज्म में आप क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हो। अभी आपने ये कर लिया कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर लिया। अभी मेरे को एक बात बताओ, अगर आपने रोटी कंज्यूम की है तो उस रोटी के अंदर क्या क्या रहेंगे सर? उस रोटी के अंदर रहेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, उस रोटी के अंदर रहेंगे प्रोटीन्स। क्या रहेंगे? प्रोटीन्स। तो आपने क्या किया, ये जो रोटी के मॉलिक्यूल्स थे इनसे किसको बनाया, कार्बोहाइड्रेट्स को बनाया।
मतलब एक मॉलिक्यूल को तोड़ के दूसरे मॉलिक्यूल को क्या किया, तैयार किया, मतलब एक नए ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल का आपने क्या किया, फॉर्मेशन किया। तो जब आप रोटी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो उस तोड़ने वाले प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, और उस रोटी के मॉलिक्यूल से आप प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हो, मतलब नए मॉलिक्यूल्स को बनाते हो, उसको क्या बोलते हो, एनाबॉलिज्म बोलते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के बाद आप उसको नए मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हो, इसको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। बस इतना ही कंसेप्ट है। दूसरी कंसेप्ट क्या बोली हम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी जब मैं पैदा हुआ था मैं एकदम छोटा सा था, 2.5 किलो के आसपास मेरा वजन था, अब 6 फुट हाइट हो गई है, इतना बड़ा बढ़ गया हूं मैं। उसके साथ साथ क्या हो गया, 2.5 किलो का कन्वर्जन 55 किलो में हो गया, तो मेरी हाइट भी बढ़ गई, मेरा वजन भी बढ़ गया, और इसको मैं कंबाइनली क्या बोलता हूं कि मेरी क्या हो गई है बच्चों, ग्रोथ हो गई है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बचपन में जैसा रहता है वैसा बड़ा होने के बाद नहीं रहता, उसकी बॉडी बढ़ती है। अभी ये जो मार्कर है इसको मैंने अगर 10 साल भी ऐसा ही रखा तो आपको लगता है कि इससे नया मार्कर बनेगा, इससे बड़ा मार्कर बनेगा, इस मार्कर की हाइट बढ़ेगी, नहीं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि उसकी क्या होती है बच्चों, ग्रोथ होती है, हाइट बढ़ती है, वजन बढ़ता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोला है कि डेवलपमेंट एंड द ग्रोथ आर नॉट फॉर अनलिमिटेड टाइम, आफ्टर सम टाइम ऑर्गन्स लो देयर इफेक्टिवनेस कॉल्ड एज एजिंग। सही बात है ना। मेरे को एक बात बोलो, मैं अभी 6 फुट हूं, मेरी उम्र है 19 साल। कितनी है मेरी उम्र, 19 साल। तो एक बात मेरे को एकदम सिंपल से ऑनेस्टली बताना कि मैं जब 1 साल का था तो मैं छोटा सा था, अभी मैं 19 साल का हो गया हूं तो मैं 6 फुट का हो जाऊंगा। तो अगर क्या मैं 40 साल का हो जाऊंगा तो मैं क्या 20 फुट का हो जाऊंगा क्या, नहीं। बस एक लिमिट तक आने के बाद हाइट क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो बच्चों ये पॉइंट क्या बोलता है, पॉइंट बोलता है कि आपके बॉडी की ग्रोथ अनलिमिटेड नहीं होती। 6 फुट बस हो गया, 20 फुट नहीं होने वाला, 100 फुट नहीं होने वाला, इसकी एक लिमिट है। तो आफ्टर सम टाइम मेरी जो बॉडी है उसके जो ऑर्गन है वो उनका काम करने का तरीका थोड़ा कम कर देते हैं, इफेक्टिवनेस को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। जैसे कि अभी देखो मैं जवान हूं, मेरी किडनी एकदम आसानी से फिल्टर करती है, मैं चाहे कितना भी स्प्राइट पी लूं, कितना भी ठंडा पी लूं, मेरे को कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं। अभी मैं बन गया 50 साल का बूढ़ा, मैं ये एक बड़ी 2.5 लीटर की स्प्राइट की बोतल पे था, अब मेरे को पचेगा क्या वो, नहीं, क्योंकि मेरी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो गई है, वीक हो गई है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या हो गई, वीक हो गया। अभी एक हाथ कोई दारू पीता है, 20 साल का जवान लड़का है, दारू पिएगा एकदम ऐसा करके चलेगा, उसको कुछ दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वही अगर 50 साल का पी के फिरेगा वो रास्ते में गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऑर्गन अभी पहले जैसे नहीं रहे। तो तीसरा पॉइंट आपको क्या बोलता है कि आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो डेवलपमेंट है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं रहती, राइट। उसकी एक लिमिट है, बस उस लिमिट के आने के बाद सब खत्म। ओके, धीरे धीरे कर आपका माइनस पॉइंट चालू हो जाएगा, मतलब आपकी जो बॉडी है अभी बढ़ेगी नहीं, वो छोटे छोटे करके घटेगी, क्योंकि उसके जो ऑर्गन है वो अभी पहले से इफेक्टिव नहीं रहे, मतलब बुढ़ापे में एंटर करते हो। चौथा पॉइंट क्या बोला, फॉर कंटिन्यू लाइफ एंड जनरेशन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वन लाइक देम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्शन। अभी इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं बच गया हूं, मैं अभी हो गया 20 साल, 19 साल का, 5-6 साल में कितने साल का हो जाऊंगा, 25 साल का हो जाऊंगा, तो शादी करूंगा, ऑब्वियस सी बात है ना भैया, शादी तो करूंगा। अभी शादी करने के बाद बच्चे भी होंगे, राइट। तो बच्चे क्यों होंगे, इसके पीछे का बायोलॉजिकल रीजन छोड़ा। ऐसा नहीं कि शादी करे तो बच्चे होने चाहिए, ऐसा नहीं भैया। मेरी जो जनरेशन है, मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, मेरे तक आए, तो आगे भी जनरेशन बढ़नी चाहिए ना। नहीं तो ऐसा अगर हर कोई बोलेगा कि मैं जाके हिमालय में संन्यास ले लूंगा, रामकृष्ण हरी, तो मेरे को एक बताओ, क्या जनरेशन आगे बढ़ सकती है क्या, नहीं बढ़ सकती, राइट। और हर किसी का काम भी नहीं, वो तो बस संत उनको मानना पड़ेगा कि वो उतने ठंड में जाके संन्यास लेते हैं, अपने जैसे का वो काम नहीं है। तो हम क्या दिखाते हैं, रिप्रोडक्शन दिखाते हैं, अपने जैसे नई ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करते हैं। तो अभी आपको क्या लगा, ये एक मार्कर है, ओके, इसके जैसा मैंने एक और मार्कर आ गया और उनको रात भर एक घर में रखा, तो इनसे का नया छोटा मार्कर जन्म लेगा क्या, नहीं। ऑब्वियसली बात है, मतलब ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते। रिप्रोडक्शन कौन दिखाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाते हैं, राइट। उसके बाद 5वां सेंटेंस आपको जिंदगी का असलियत बताता है कि भैया श्री कृष्ण जी कहते हैं जो इस धरती पर जन्म लेता है उसको मरना है, ये कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आप यहां पर पैदा हुए हो तो एक समय के बाद आपको ये दुनिया छोड़ के जानी ही पड़ेगी, राइट। तो वो चाहे एक्सीडेंटली जाओ,
चाहे नेचुरली जाओ, नेचुरली जब आपके ऑर्गेनिज्म डाइजेशन वाली प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म करना बंद कर देते हैं तो आपकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। अभी ये नेचुरल रीजन बोला है, एक्सीडेंट की वजह से, डूबकर, लाखों रीजन है भैया। जीने के लिए एक वजह चाहिए, सिर्फ एक वजह, और मरने के लिए हजारों रीजंस तो पहले से जिंदगी में पड़े हैं। लेकिन एक बात याद रखो कि आप हर समय के लिए अंत तक जिंदा नहीं रह सकते। एक समय आएगा जब आपको इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही। ये तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की। छठवीं और आखिरी क्या बोली है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्स दिखाता है। भैया अपने के अंदर फीलिंग होते है कि नहीं? देखो मैंने इस मार्को के बारे तो कितना गधा है, निठल्ला है, अच्छे से लिखता नहीं, मेरे हैंडराइटिंग नहीं है अच्छे से आती, इसको कुछ फर्क पड़ेगा का? नहीं पड़ेगा। लेकिन वैसे अगर कोई बच्चा मेरे को आके बोलता है सर आप कहाँ से पढ़ के आए हो, ना आप कुछ पढ़ा रहे हो वो मेरे को समझ में आ रहा है, ना आप कुछ लिख रहे हो वो मेरे को समझ में आएगा, लेकिन मेरे को बुरा लगेगा कि भैया मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि मेरे अंदर फीलिंग है, मेरा दोस्त को कुछ हो जाता है, मेरे फैमिली को कुछ हो जाता है तो मेरे को बुरा लगता है। इसका मतलब मेरे अंदर फीलिंग है, मैं रिस्पॉन्स कर सकता हूं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बड़ी बात है। देखो जानवरों के अंदर भी फीलिंग होती है, अब तो इंसानों के अंदर नहीं बची, राइट? जानवरों के अंदर भी फीलिंग रहती है, तो इंसान हो, आप इंसान हो, सबसे ज्यादा फीलिंग आपके अंदर होनी चाहिए। किसी का बुरा करते हो तो आपको बुरा ही लगना चाहिए, किसी का अच्छा होता है तो आपको अच्छा ही लगना चाहिए। ये तो हमारी प्राइमरी, ये जो छठवीं दी है ना, मेरे को लगता है प्राइमरी देनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स करना, फीलिंग को जताना, ये सिर्फ और सिर्फ कौन दिखाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और मोस्टली कौन दिखाता है? आपके ह्यूमन बीइंग्स। तो ये 6 ऐसे पॉइंट थे जो 6 पॉइंट आपको बताते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस क्या है। बच्चों अगर मुझसे कुछ बताते वक्त गलती होगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उस गलती को मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।